हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 7 जुलाई 2019 को। और इस पेपर के हमने कई सारी पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सीटेट की प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने सीटेट के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी करा दिए हैं और सारे पेपर आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। 2023 का करा दिया है, 2022 का, 21 के भी कई सारे पेपर कंप्लीट करा दिए हैं, 2019 का, 18 का और 2016 का, 2017 का, 16 का, 15 का करा दिया है। ठीक है, तो इन सबको आप देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट पर क्लिक करके और इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, पहले किसी चैप्टर को पढ़ाया है फिर उसके एमसीक्यू कराए हैं, इसलिए हर सब्जेक्ट की आपको दो प्लेलिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। हिस्ट्री की 2 हैं, ज्योग्राफी की 2 हैं और पॉलिटिकल साइंस की 2 हैं। तो एक प्लेलिस्ट में आपको थ्योरी मिलेगी और दूसरी प्लेलिस्ट में आपको एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अगर एमसीक्यू देखने हैं तो एमसीक्यू वाली पर क्लिक करना और थ्योरी देखनी है तो थ्योरी वाली पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और सीटेट के एग्जाम में यहाँ एनसीईआरटी से बाहर आपका कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, इसलिए आप एनसीईआरटी को अच्छे से कर लीजिए 6th, 7th, 8th क्लास की। और इन सभी प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से क्लिक करके इन सबको भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायित्व कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे हैं। हम बच्चों से क्या पूछ रहे हैं कि भूमि उपयोग के प्रतिरूप बताइए। देखो, इससे पहले भी मैंने इसी टॉपिक के ऊपर आपको बहुत डिटेल में समझाया था, इससे पहले वाले पार्ट में भू उपयोग के ऊपर। तो जो भू उपयोग है वो किस पर डिपेंड करता है कि भूमि किस तरह की है। ठीक है, जिस तरह की भूमि होगी उसी तरह का उसका उपयोग करेंगे। तो हम इसके जरिए किस बच्चों में क्या मूल्यांकन कर रहे हैं, मतलब हमने उनको बोला है कि भू उपयोग के ऊपर आप बताइए कि भूमि का उपयोग किस किस तरह से कर सकते हैं। देखो किस किस तरह से करते हैं। खेती के लिए उपयोग करते हैं, रहने के लिए उपयोग करते हैं, खनिज के खनन के लिए उपयोग करते हैं, उद्योग के लिए उपयोग करते हैं, बहुत सारे उपयोग है भूमि के। तो हमने बच्चों को बोला है कि आप बताइए कि कौन सी भूमि किस उपयोग के में आएगी। तो इस तरह की चीजों को जो बच्चे हैं वो खोजेंगे। अब हम ये वाला जो काम दे रहे हैं बच्चों को, ये वाला जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके जरिए हम किस चीज का मूल्यांकन कर रहे हैं। पहला है परिकल्पना करना, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि बच्चे कितनी परिकल्पना कर सकते हैं। दूसरा है वर्गीकरण करना, तीसरा है सामान्यीकरण करना, चौथा है परिणाम निकालना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, वर्गीकरण। यानी कि हम देखेंगे कि बच्चों में वर्गीकरण करने की कितनी क्षमता है, तभी तो वो भूमि का वर्गीकरण कर पाएंगे कि कौन सी भूमि किस उपयोग के लिए प्रयोग होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षिक विधि क्या होगी। किससे हमें परिचित कराना है? प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, जो वन होते हैं, ठीक है, जो जंगल होते हैं उनसे, और वन्य जीवन यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पति हैं या जो प्राकृतिक जंगल है उनमें जीवन किस तरह का होता है, उससे हमें बच्चों को परिचित कराना है। तो उसके लिए सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी होगी? पहला है पाठ्य पुस्तक का पाठन एवं चर्चा, यानी कि हम बच्चों को कहेंगे कि बुक पढ़ो और हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरा है विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, और तीसरा है वन्य जीव अभयारण्य का भ्रमण, चौथा है व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना। देखो, जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए आप सीटेट क्लियर कर रहे हैं वहां पर आपका व्याख्यान नहीं चलेगा। व्याख्यान कहाँ चलेगा? आपका ग्रेजुएशन लेवल पर चलेगा। ठीक है, वहां के जो बच्चे होते हैं वो समझ पाते हैं व्याख्यान से, है ना। जो छोटे लेवल के बच्चे होते हैं यानी कि 6 to 8 वाले बच्चों के लिए आप सीटेट क्लियर कर रहे हैं, तो 6 to 8 वाले बच्चों के लिए सबसे जो अच्छी विधि रहेगी वो रहेगी विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। यानी कि हम पहले उनको प्राकृतिक वन दिखाएंगे, फिर हम दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर जीवन होता है। ठीक है, जैसे एक मूवी आई थी जंगल बुक, ठीक है, तो वो इस तरह की मूवी थी जिसके बारे में वन्य जीवों के बारे में बताया गया था कि किस तरह से वन्य जो जीव होते हैं वो कैसे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ए है, यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। पहली बात तो यह है जो रंग भेद है, रंग भेद का क्या मतलब है? कलर के हिसाब से भेदभाव। ठीक है, अब देखो यूरोप में इस तरह का भेदभाव चलता है, अमेरिका में इस तरह का भेदभाव चलता है
कि वहां पर जो मूल लोग हैं वो कैसे हैं, काले हैं। अमेरिका में मूल लोग कैसे हैं, काले हैं। अफ्रीका के लोग कैसे हैं, काले हैं। दक्षिण अमेरिका के कैसे हैं, काले हैं। भाई जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, वहां पर काले ही होंगे। अब हमारे यहाँ साउथ इंडिया में कैसे मिलते हैं, दक्षिण भारत में कैसे लोग हैं, काले हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, वहां का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है, तो लोग वहां पर काले मिलेंगे। ठीक है, और जहां धूप ही नहीं मिल रही है लोगों को, तो वहां के लोग गोरे रहेंगे, पहाड़ी गोरे होते हैं हमारे यहाँ पर। और दक्षिण भारत के जो लोग हैं, आप तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, वहां के लोग ज्यादातर आपको काले ही मिलेंगे। और अगर आप उत्तराखंड के लोगों को देखेंगे, कश्मीर के लोगों को देखेंगे, वो गोरे मिलेंगे, क्योंकि वहां धूप कम होती है। तो इसी तरह से अमेरिका में कुछ लोग काले हैं, जो मूल लोग हैं वहां के, ठीक है, क्योंकि वहां गर्मी बहुत होती है। तो जो मूल लोग हैं अमेरिका के, वो काले हैं, और जो यूरोप के लोग हैं वो कैसे हैं, गोरे हैं। तो जब जो यूरोप के लोग जब शासन कर रहे थे, औपनिवेश कर रहे थे, जैसे भारत पर शासन किया था अंग्रेजों ने, उसी तरह से अफ्रीका के बहुत सारे देशों में शासन किया था, अमेरिका में भी हमारा जो ये जो यूएसए है ना, इस पे भी जो यूरोप के लोग थे उन्होंने शासन किया था। तो ये लोग क्या करते थे, रंग भेदभाव करते थे। उनको ऐसा लगता था ये काले हैं, इसलिए इनमें दिमाग कम है, इनको ज्यादा सुविधाओं की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे महात्मा गांधी थे, जो यूरोप के व्यक्ति थे, उनको भी घृणा की दृष्टि से देखते थे। इसी के संबंध में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चलाया था रंग भेद का ही, कि कालों से नफरत क्यों की जा रही है। मानवता के आधार पर आप किसी व्यक्ति से केवल इसलिए घृणा कर रहे हैं क्योंकि वो काला है और आप गोरे हैं। तो रंग आज भी होता है वहां पर, कि जो लोग काले हैं उनसे घृणा करते हैं जो लोग गोरे हैं वो। ठीक है, अब हमारे यहाँ भेदभाव कैसे होता है, जातियों के आधार पर होता है। अब नहीं होता है, अब तो सब संविधान के हिसाब से सब बराबर ही है। जब से हमारा देश आजाद हुआ है, सबके लिए बराबर कानून है, सब कुछ बराबर फैसिलिटी है, सब कुछ बराबर है, समानता है सबके लिए। ठीक है, लेकिन जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो कुछ जातियों के साथ भेदभाव होता था, है ना। उसी तरह से यूरोप के लोग, जो काले लोग होते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो इसमें जातियों का कोई मैटर नहीं है, तो ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी हो गया। यह है प्रथा जातियों को, देखो जाति का कोई मतलब ही नहीं है, रंग भेद हो रहा है ना, रंग भेद के बारे में बात हो रही है, तो रंग भेद का क्या मतलब है, गोरा और काला। ठीक है, यूरोप के लोग गोरे होते हैं क्योंकि वहां की जलवायु ऐसी है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। ठीक है, देखो ग्राम पंचायत के बारे में यहाँ पे बोला गया है, और ये वाला जो क्वेश्चन आया है आपका 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से आया है, चैप्टर नंबर 4 से, बहुत डिटेल में कराया था। ग्राम पंचायत, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम पंचायत से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 4 है। ग्राम पंचायत में जब चुनाव होता है तो चुनाव के द्वारा किस किस को चुना जाता है। देखो एक तो चुनाव होते हैं वार्ड मेंबर के, ठीक है, कि कोई गांव है उसकी जो जनसंख्या है वो 1000 है। ठीक है, तो मान लीजिए 1000 जनसंख्या है उसकी, तो उसको क्या करते हैं, 10 जगह डिवाइड कर देंगे। कितने हो गए, 1000 के 100 हो गए। ठीक है, तो 100 लोगों पर एक वार्ड मेंबर होगा। तो वार्ड मेंबर का चुनाव होता है, दूसरा होता है सरपंच का चुनाव। ठीक है, और ये दोनों ही चुनकर आते हैं और ये ही ग्राम पंचायत के कार्य का भार संभालते हैं। रही बात आपके सी ऑप्शन की, सचिव की, तो सचिव जो होता है वो चुनकर नहीं आता है, वो सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, सरकारी भर्ती होती है और सरकार इसको चुनती है, मतलब जैसे टीजीटी वगैरह के एग्जाम होते हैं वैसे ही सचिव का एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये क्या कौन होता है, सरकारी व्यक्ति होता है, सचिव। नेक्स्ट है आपका डी, ग्राम सभा सदस्य। देखो ग्राम सभा सदस्य में कौन लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं और जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो कौन होंगे, ग्राम सभा के सदस्य होंगे। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है। पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो ये आया है आपका 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 5 से। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो 6th क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन 6th क्लास की में से आते हैं, 8th क्लास की में से भी आते हैं, है ना। 8th क्लास की और 6th क्लास की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन दोनों में से ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑप्शन है पहला, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। दूसरा है सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव। तीसरा है भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना। चौथा है शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना। ठीक है, रोकना नहीं है, ये हो जाएगा रोकना। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला, हर गांव का एक पटवारी या लेखपाल होता है।
ठीक है, कई बार कमी होती है, जैसे भर्ती कम होती है तो एक पटवारी के पास 2 से 3 गांव भी होते हैं, है ना। तो गांव की जितनी भी जमीन है उसके जो अभिलेख हैं वो सब किसके पास होते हैं, वो पटवारी के पास होते हैं या लेखपाल के पास होते हैं। हर पटवारी के पास पूरा ब्यौरा होता है कि गांव में कितनी जमीन है, कौन सी जमीन किस व्यक्ति की है, कौन सा खेत नंबर किस व्यक्ति का है, ठीक है, उस खेत में कौन सी फसल हुई है, ये सारा ब्यौरा किसके पास होता है, पटवारी के पास होता है या लेखपाल के पास होता है। और जब भी किसी भी व्यक्ति को जरूरत होती है, ये कभी जैसे लड़ाई होती है दो पक्षों में, तो पटवारी भूमि की नाप करने जाता है, क्योंकि पटवारी के पास पूरा प्रूव होता है किस व्यक्ति की कितनी खेत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है। स्थानीय शहरी प्रशासन के संबंध में कौन सा सही है, शहरी प्रशासन के संबंध में। देखो उससे अगला चैप्टर ये है, वो गांव का प्रशासन वाला जो चैप्टर था उसमें से ये वाला क्वेश्चन आया है, और इसके अगले वाला जो चैप्टर है वो शहरी प्रशासन है। तो ये आया है 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी में से, चैप्टर नंबर 7 से आया है। पहला है इसका, वार्ड परिषदों का सरपंच मुखिया होता है। देखो सरपंच नहीं होता है, ठीक है। जो वार्ड, जैसे गांव में वार्ड मेंबर मैंने बताया आपको, ठीक है, जो गांव है वो अलग अलग वार्डों में बांट दिया जाता है और वार्ड मेंबर होते हैं, ठीक है। उसी तरह से गांव में क्या होते हैं, शहर में क्या होते हैं, वार्ड परिषद होते हैं, ठीक है। और सरपंच नहीं होता है शहर में सरपंच नहीं होता है, मेयर होता है, ठीक है। बड़े शहरों में मेयर होता है और छोटे शहरों में चेयरमैन होता है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2। नगर निगम का, देखो नगर निगम या मेयर या चेयरमैन, इन तीनों का मतलब एक ही है, शहर के हिसाब से होता है। अगर शहर छोटा है तो होगा चेयरमैन, बड़ा है तो नगर निगम और होता है, ठीक है। मतलब आबादी के हिसाब से होते हैं शहर, जिस शहर की आबादी जितनी है उस हिसाब से ही ये पद होता है। ऑप्शन है तीसरा, वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और सभी उसे रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये वाला गलत, क्योंकि वार्ड के जो पार्षद होते हैं वो आयुक्त का चुना जाता है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। और सभी उसे रिपोर्ट करते हैं, तो ये वाला भी गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका, शासन के मामले के हल के लिए वार्ड परिषदों की समिति बनाई जाती है, तो ये सही है। देखो इतना बड़ा शहर है, जैसे आप दिल्ली शहर का प्रशासन होता है, तो पूरे दिल्ली की साफ सफाई है, उसका विकास कार्य सब कुछ देखना है, तो कोई एक व्यक्ति नहीं देख सकता। वो क्या करते हैं, जब शहर ज्यादा, छोटे शहरों में समस्या नहीं होती है, बड़े शहरों में समस्या होती है। बड़े शहरों में शहर का प्रशासन देखने के लिए वो क्या करते हैं, शहर को समितियों में बांट देते हैं। यानी कि एक समिति सफाई का काम देखेगी, दूसरी समिति पूरे शहर में पानी के संचालन का काम देखेगी, यानी कि हर घर में पानी पहुंचाने का काम, दूसरी समिति लाइट का काम देखेगी, और समिति स्वास्थ्य का काम देखेगी। तो इस तरह से काम बांट दिए जाते हैं और जो वार्ड मेंबर चुन के जाते हैं उनकी ही समितियां बनाई जाती हैं और वो अलग अलग हिसाब से अपना कार्य देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 69। ए और बी सूची पर विचार कीजिए। सूची ए में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं, बी में विभिन्न प्रकार के ऋण हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन से किसान या कौन से श्रमिक किस चीज के लिए ऋण लेते हैं। अब देखिए पहली सूची ए है, कृषि श्रमिक किसके लिए ऋण लेते हैं, स्वस्थ और बेमौसम उपभोग के लिए, ठीक है। जब उनकी फसलें नहीं होती हैं तब उन्हें स्वस्थ, मतलब बीमार वगैरह हो जाते हैं, उसके लिए उन्हें ऋण लेना पड़ता है, या बेमौसम उपभोग के लिए, यानी कि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बच रहा है तो फिर वो ऋण लेकर अपना काम चलाते हैं। बी है बड़ा किसान, तो बड़ा किसान किसके लिए लेगा, वो लेगा संसाधन के लिए, संयंत्रों के लिए, और सरकारी ऋण लेता है, ठीक है। और तीसरा है मध्यम किसान किसके लिए लेगा ऋण, वो लेगा बीज खाद के लिए, है ना। जो बड़े किसान होते हैं वो जैसे ट्रैक्टर के लिए लेंगे, बड़ी बड़ी मशीनों के लिए लेंगे ऋण, और जो मध्यम किसान होंगे वो किसके लिए, कीटनाशक, बीज, इन सब के लिए लेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4th, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है। पहला है बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते हैं, सूत यानी कि कॉटन,
ठीक है। सूत किससे खरीदते हैं? खुले बाजार से खरीदते हैं और कपड़ा कम कीमत पर सौदागरों को बेचते हैं। तो ये वाला इसका सही आंसर नहीं होगा, ये वाला इसका सही आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है दूसरा, सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोलियों पर बेचा जाता है। ठीक है। तीसरा है सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाते हैं। और आपका चौथा है सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकरों के लिए की जाती है। यानी कि सूत की आपूर्ति किसके लिए? बुनकरों के लिए। सौदागर क्या करते हैं? एक तरह से जो एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि एक कपड़ा मतलब कॉटन लेते हैं, ठीक है, सूत खरीदते हैं और उन्हें बुनकरों को देके आते हैं। फिर बुनकर उसका कपड़ा बना देते हैं और फिर उस कपड़े को वो कम रेट पे खरीद लेते हैं। तो सबसे ज्यादा मुनाफा किसको होता था दादन व्यवस्था में? एजेंटों को होता था। और एजेंट कौन होते थे? अंग्रेज होते थे। ठीक है। तो दादन व्यवस्था में सबसे ज्यादा घाटे में कौन रहते थे? बुनकर रहते थे, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे? सूत उनको देते थे और कपड़ा बनवाकर उनसे वापस ले लेते थे। ठीक है। नेक्स्ट है और तैयार कपड़ा बुनकरों से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता था। ठीक है। तैयार कपड़ा भी कैसे? कम कीमतों पर खरीदा जाता था। और कीमत कौन निर्धारित करता था? अंग्रेज निर्धारित करते थे। तो पूरी तरह से इसमें घाटा किसको रहता था? बुनकरों को रहता था। ठीक है। भारतीय बुनकरों को रहता था, जो भारत के लोग कपड़े बुनते थे उनको रहता था, अंग्रेजों की वजह से, क्योंकि सारा मुनाफा कौन ले लेता था? अंग्रेज ले लेते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना नहीं भूलना है और कमेंट करना भी नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।